हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है टॉर्ट में डिफेंस। और कौन सा डिफेंस, तो स्पेसिफिकली जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल। अब देखिए, जुडिशियल तो हमको पता है क्या होता है, जज से रिलेटेड जो है, जजमेंट से रिलेटेड या जुडिशरी से रिलेटेड, वो हो गया जुडिशियल। एक्ट यानी कंडक्ट। तो अगर जज द्वारा कोई कंडक्ट होता है, कोई एक्ट होता है और उसे टॉर्ट के दायरे में लाया जाता है, तो वो एक प्रकार से एक डिफेंस है। यानी उनको टॉर्ट जो है उन पर नहीं लगेगा। लेकिन आगे कुछ डिटेल्स है उसकी, कि अगर जज के द्वारा भी कुछ चीज़ें होती है तो कुछ उसके नियम है, उसके हिसाब से अगर वो चीज़ें है तो उनके ऊपर ये टॉर्ट नहीं लगेगा। टॉर्ट, ये सिविल रॉन्ग का केस नहीं लगेगा। तो जुडिशियल एक्ट, एक्ट यानी उनके कोई कंडक्ट पे वो एक प्रकार से डिफेंस कहलाएगा टॉर्ट के लिए। दूसरा क्वासी जुडिशियल। क्वासी का मतलब होता है, देखिए, पार्शली। क्वासी वर्ड जहाँ भी आ जाता है उसका मतलब होता है पार्शल, कंप्लीटली नहीं, या सेमी बोल सकते हैं हम उसको, सेमी जुडिशियल, पार्शियली जुडिशियल एक्ट। यानी बहुत सी बॉडी ऐसी होती है, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी, वो भी कुछ जजमेंट लेती है अपने स्टाफ के लिए वगैरह। तो वो भी अगर कोई जजमेंट ले और उसको ऐसा समझा जाए कि टॉर्ट है, किसी का बुरा किया है, उससे किसी का गलत होता है, तो उनकी ऐसे कंडक्ट से ऐसी अगर कोई चीज़ होती है तो एक प्रकार से वो डिफेंस रहेगा उनके लिए। आगे आगे की चीज़ें रहेगी जो उनको प्रूफ करनी पड़ेगी, वो आगे हम देखते हैं। लेकिन अभी ये समझिए कि वो ऐसी कोई बॉडीज़ जो होती है, यूनिवर्सिटीज़, क्लब्स, और हम देखेंगे आगे, उनकी कोई एक्ट होती है, उनकी कोई एक्टिविटी होती है जो उनको टॉर्ट की तरफ ले जाती है, तो वो एक प्रकार से वो डिफेंस ले सकते हैं। कौन? तो वो यूनिवर्सिटीज़, क्लब्स वगैरह, क्या बोल के कि दीज आर देयर क्वासी जुडिशियल एक्टिविटीज़। तो हम आगे देखते हैं डिटेल में। और तो हम पढ़ रहे हैं अभी डिफेंस टॉर्ट का। उसमें से काफ़ी सारे हैं, इनएविटेबल एक्सीडेंट्स होते हैं, और उसमें होता है एक्ट ऑफ गॉड। उसमें से एक ये है जो हम पढ़ रहे हैं, वो है जुडिशियल एक्ट एंड क्वासी जुडिशियल एक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, जुडिशियल एक्ट मतलब जुडिशियल ऑफिसर्स जो होते हैं, या फिर जजेस या मुंसिफ्स। मुंसिफ्स मतलब होता है एक प्रकार से जजेस ही होते हैं। वो जो ज़्यादातर टैक्स कलेक्टर्स वगैरह, ये जो होते हैं तहसीलदार वगैरह, इनके जो चार्जेस जिनके पास होते हैं उन्हें मुंसिफ कहा जाता है। तो ये अलग अलग जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, मजिस्ट्रेट्स, जुडिशियल ऑफिसर्स, जजेस, ये एग्जम्प्टेड होते हैं फ्रॉम एनी लाइबिलिटी ऑफ वर्क डन बाय देम इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर जुडिशियल ड्यूटीज़, इवन इफ दे आर डन विथ मलाइस और नॉट डन ऑनेस्टली। यानी अगर ये जुडिशियल ऑफिसर्स लोग, ये सारे लोग अगर कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जो ऐसा लगता है कि मलाइस है, यानी कि मोटिव जो है उनका वो प्रॉपर नहीं है, या फिर इंटेंशन प्रॉपर नहीं है कोई काम करने के लिए, या उन्होंने ऑनेस्टली ये काम नहीं किया है, तो कब, लेकिन उनकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते समय, इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़, तो ऐसे केस में भी वो लोग एग्जम्प्टेड होते हैं टॉर्ट से। अदरवाइज़ अगर किसी ने अपनी ड्यूटी प्रॉपर नहीं किया है, मलाइस से किया है, प्रॉपर इंटेंशन से नहीं किया है, मैलाफाइड इंटेंशन से किया है, ख़राब इंटेंशन से किया, ऑनेस्टली नहीं किया है, तो उन पे नॉर्मली टॉर्ट लग जाता है। सिविल रॉन्ग उन्होंने किया ऐसा लग जाता है। लेकिन जुडिशियली अगर कोई करता है, मतलब जज वगैरह, जुडिशियल ऑफिसर्स के थ्रू, जजेस, मनसीफ्स, मजिस्ट्रेट्स, इनके थ्रू अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो उन पर कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। वो एग्जम्प्टेड होते हैं इन सारी लाइबिलिटी से। कौन सी लाइबिलिटी से? सिविल रॉन्ग के, यानी टॉर्ट के। तो ये चीज़ है एक इम्पॉर्टेंट इसमें। और आगे का पैराग्राफ देखिए इसमें, और इसी में नेक्स्ट पार्ट देखिए कि इसके अलावा, तो ये एग्जामेशन सारे हायर और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के जजेस को होते हैं ये। और उसके अलावा ये एग्जामेशन बहुत ज़रूरी होता है कि ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ जो है प्रॉपर तरीके से इंडिपेंडेंटली डिस्चार्ज कर सके विदाउट एनी फियर और फेवर। नहीं तो अक्सर जजेस लोगों को ये डर बना रहेगा कि यार हम अगर कुछ ऐसा कर दे, ऐसा जजमेंट दे दे, तो किसी के साथ कुछ ऐसा हो कि लगे कि ख़राब इंटेंशन से किया है या बुरे तरीके से किया है, तो कई बार वो डर और एक प्रकार से ये फेवर कर सकते हैं फिर किसी को। ये डर से दूर रहने के लिए, उनकी ड्यूटीज़ प्रॉपर डिस्चार्ज करने के लिए उनको ये एग्जेम्पशन दिया गया है कि अब उनकी ड्यूटी डिस्चार्ज करते समय वो अगर ऐसी कोई चीज़ करे जो किसी को हानि पहुंचाती हो, तो उनको किसी भी तरीके की लायबिलिटी नहीं होगी, एग्जेम्प्टेड रहेंगे वो। ठीक है। तो ये एग्जेम्पशंस जो है ये बेसिकली बेस्ड ऑन पब्लिक बेनिफिट, पब्लिक बेनिफिट पे दिए गए।
ताकि जजेस जो है अपनी ड्यूटीज़ और फंक्शंस फ्रीली और विदाउट फेवर या विदाउट फियर, किसी को फेवर किए बिना या डरे बिना अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर सके, अपनी ड्यूटी दे सके बराबर। तो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये एग्जम्पशन देने का। और इफ़ दे हैव टू परफॉर्म देयर फंक्शन इन कंटिन्यूस फियर, अगर वो ऐसे तो बहुत डर पे अगर परफॉर्म करे तो जस्टिस सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। फियरलेसली उन्होंने अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करना है, इस वजह से ये एग्जम्पशन दिया है। नहीं तो इम्पार्शियल जस्टिस जो होगा वो दे नहीं पाएंगे। वो इम्पार्शियल यानी किसी के फेवर में ना हो, जो सबके पक्ष में हो, न्याय संगत हो, ऐसा वो जजमेंट नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए ये ज़रूरी है ये एग्जम्पशन उनको देना। कौन सा एग्जम्पशन? कि उनकी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करते समय वो कोई भी लाइबिलिटीज़ से एग्जम्प्टेड रहेंगे, लाइबिलिटीज़ जो सिविल रॉन्ग की लाइबिलिटी बनती है, अगर उन्होंने ये ऑनेस्टली नहीं किया हो तब भी। ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं हम आगे उसमें कैसे एक्सेप्शंस वगैरह आते हैं। तो आगे बढ़े तो मेन कीवर्ड इसमें क्या हमें ध्यान रखने वाला है कि एग्जम्पशन, परफॉर्म विदाउट फियर, पब्लिक बेनिफिट और इम्पार्शियल जस्टिस। यानी समझने वाली बात क्या है इसमें से कि ये जुडिशियल एक्ट में जो हम बात कर रहे हैं वो क्या, कि उनको क्या मिलता है? एग्जम्पशन मिलता है, उनकी कोई भी लाइबिलिटीज एग्जम्पशन मिलता है उनकी ड्यूटी परफॉर्म करते समय, है ना। तो कीवर्ड इसमें है एग्जम्पशन जुडिशियल एक्ट में, परफॉर्म विदाउट फियर, पब्लिक बेनिफिट, लोगों का बेनिफिट होता है उससे, लोगों के बेनिफिट के लिए ही है ये, और इम्पार्शियल जस्टिस। ये मेन कीवर्ड्स है इसमें कुछ। इसके बाद आगे देखेंगे तो आगे बात कुछ ऐसे बनती है। लेट मी, उसमें आगे है कि भाई सबसे मेन आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जुडिशियल एक्ट ये एक डिफेंस यानी जुडिशियल एक्टिविटी को डिफेंस कंसिडर करने के लिए, यानी उनके द्वारा किए गई कोई काम को टॉर्ट में तब्दील नहीं किया जाए अगर कोई किसी की हानि हुई है उससे, तो उसके लिए जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट बना है, जुडिशियल ऑफिसर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850। तो इसमें सेक्शन 1 क्या प्रोवाइड करता है इस एक्ट का? ये एक्ट है, अभी समझिए, कंफ्यूज मत होइए आप, ये वाला जो एक्ट है वो एक्ट होता है कंडक्ट, है ना। ये वाला जो एक्ट है, लेकिन ये वाला एक्ट ये लॉ का नाम है जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो ये जो एक्ट बना था इसका सेक्शन 1 क्या कहता है कि नो जज, मजिस्ट्रेट या जस्टिस ऑफ पीस, कलेक्टर भी इसमें आगे मेन बात ध्यान रखिए, जुडिशियल एक्ट में कलेक्टर भी आ जाते हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, जिलाधिकारी आप जिनको कहते हैं हिंदी में। तो ये लोग, ये जजेस के अलावा कलेक्टर भी ध्यान में रखिए, ऐसे कि जो जुडिशियली अगर कुछ जजमेंट देने में अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो वो नो जज यानी वो लायबल नहीं रहेंगे टू बी सूड, उनके ऊपर केस करने के लिए वो लायबल नहीं रहेंगे। नो जज, मजिस्ट्रेट, जस्टिस या कलेक्टर शैल बी लायबल टू बी सूड, यानी वो लायबल नहीं होंगे कि उनके ऊपर केस किया जाए इन एनी सिविल कोड फॉर एनी एक्ट डन इन act done or order to be done by him in the discharge of his judicial duty whether or not within the limits of his jurisdiction। यानी मेन बात क्या है कि ऐसी अगर कोई चीज़ अगर उनसे हो जाए जो कि उनके जुरिडिक्शन में हो या ना भी हो, और उसमें बेसिकली अगर वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो कोई भी सिविल कोर्ट में उनके अगेंस्ट क्या नहीं होगा, केस नहीं होगा, ठीक है। तो वही शब्दों को अलग अलग तरीके से बता सकते हैं हम, तो वही यहाँ बताया है कि नो जज, मजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ पीस, कलेक्टर्स और अदर पर्सन एक्टिंग जुडिशियली शैल बी लायबल टू बी सूड इन एनी सिविल कोड फॉर एनी एक्ट डन और ऑर्डर टू बी डन बाय हिम इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज जुडिशियल ड्यूटी वेदर और नॉट विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन। अब देखिए, प्रोवाइडेड, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोवाइडेड दैट ही एट द टाइम इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू हैव जुरिस्डिक्शन टू डू द एक्ट कंप्लेंट ऑफ। यानी मेन बात जुरिस्डिक्शन की है, दूसरे जुरिस्डिक्शन के लिए भी कोई वो एक्ट कर सकता है, लेकिन उसको दूसरे जुरिस्डिक्शन में जब वो कर रहा है तो गुड फेथ में करना चाहिए। उसको ये ऐसा पता होना चाहिए, उसका ये बिलीफ होना चाहिए कि ये दूसरे जुरिस्डिक्शन का अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल नागपुर का कलेक्टर है और वो नागपुर के बाहर का कोई हिस्सा है, समझ लीजिए चंद्रपुर के रिलेटेड कुछ कर रहा है, या नागपुर के बॉर्डर पे कुछ चीज़ आती है, कोई जगह आती है, वहाँ उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन उसको वहाँ कुछ काम करना है, उसका कोई जुरिस्डिक्शन ना होते हुए भी, लेकिन उसे लगता है कि वो गुड फेथ में वो कर रहा है। तो ऐसा करने से किसी एक का भला होगा, किसी दूसरे का नुकसान होगा। अगर मान लीजिए ऐसी कोई एक्टिविटी है, तो वो जो जिसका नुकसान हुआ है वो उसके अगेंस्ट सू नहीं कर सकता है,
उस कलेक्टर के अगेंस्ट या जज के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि उसने गुड फेथ में किया है, भले ही दूसरे जुरिस्डिक्शन का है। ध्यान रखिए ये बात मेन जुरिस्डिक्शन की है। दूसरे जुरिस्डिक्शन में कोई भी जुडिशियल ऑफिसर्स अगर कोई काम ऐसा करते हैं, अगर वो गुड फेथ में है और उससे अगर किसी की हानि हो रही है, वो अगर जजमेंट उन्होंने गुड फेथ में लिया है और उससे किसी की हानि हो रही है, तो वो उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकता अगर वो गुड फेथ में लिया है, उसके जुरिस्डिक्शन का नहीं है तब भी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ये एक्ट से मिनिस्टर स्टाफ को भी प्रोटेक्शन मिलता है। उसके बाद देयर इज़ डिफरेंस इन इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ ऑन द पॉइंट। हाँ देखिए, इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है। वो डिफरेंस ऐसा है कि इंग्लिश लॉ में और कोर्ट का फ़र्क पड़ जाता है कि देखिए यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। एक सेकंड देखिए, इन इंग्लिश लॉ द जजेस ऑफ द हायर कोर्ट आर एग्जेम्प्टेड कम्प्लीटली। हायर कोर्ट इंग्लिश लॉ में सिर्फ मेन बात, हायर कोर्ट को पूरा कंप्लीट एग्जम्पशन मिलता है, ठीक है। हायर कोर्ट इंग्लिश लॉ में ऐसा है, हायर कोर्ट को ही कंप्लीट एग्जम्पशन मिलता है। व्हाट दे डू और से इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर जुडिशियल एक्ट्स, वेदर दे हैड जुरिस्डिक्शन ऑन द मैटर और नॉट, उनका जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, उन्होंने अगर कोई ऐसी हरकत की है जिससे किसी के लिए टॉट हो जा रहा है, तो वो कंप्लीटली एग्जम्प्टेड है हायर और लोअर कोर्ट दोनों में। हायर कोर्ट में, लेकिन लोअर कोर्ट में कैसा है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को शो करना पड़ता है कि वो अपने जुरिस्डिक्शन में ही उन्होंने काम किया है, और उनको ये बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि उन्हें प्रूफ करना है कि हमने जो काम किया है वो उनके जुरिस्डिक्शन में है। तो मेन बात है कि इंग्लिश लॉ में दोनों को मिलता तो है इम्यूनिटी, लेकिन हायर कोर्ट, दोनों मतलब मैं हायर और लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो हायर कोर्ट में कोई मसला ही नहीं है, हायर कोर्ट में उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोअर कोर्ट में उनको, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी लोअर कोर्ट को, उनको ये बताना पड़ता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे होता है कोर्ट पे, जुडिशियल एक्टिविटी पे या जुडिशियल ऑफिसर्स पे, कि उन्होंने अपने जुरिस्डिक्शन में काम किया है, ये बताना उनको, उन पे ये बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, इंग्लिश लॉ में बेसिकली हायर कोर्ट की बात की गई थी और हायर कोर्ट के बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात की गई थी, यानी की गई है यहाँ पे। तो हायर कोर्ट में ऐसा है कि वो कंप्लीटली एग्जम्प्टेड होते हैं इंग्लिश लॉ में, लेकिन लोअर कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में, उन्होंने उनके जुरिस्डिक्शन में अपना काम किया है, ये उनको प्रूफ करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट पार्ट है इसमें ऐसा है कि if the court proves that they have acted within the jurisdiction they shall not be liable। अगर वो कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने प्रूव किया कि उन्होंने अपने जुरिस्डिक्शन में काम किया तो वो लायबल नहीं रहेंगे। तो इफ़ ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स इन द केस इट अपीयर्स दैट द कोर्ट हैड नो जुरिस्डिक्शन ऑन द मैटर ही वुड नॉट बी एग्जम्प्टेड। अगर लोअर कोर्ट की बात कर रहे हैं हम इंग्लिश लॉ में, कि अगर उन्होंने प्रूफ नहीं कर पाए वो कि उनका जुरिस्डिक्शन वहाँ पे था, अगर ऐसा पता चला कि उनका जुरिस्डिक्शन वहाँ पे नहीं था, तो वो एग्जम्प्टेड नहीं रहेंगे उनके एक्टिविटी से, उनके कोई भी एक्ट से। सिंपल है, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लॉ की, इंग्लिश लॉ में हम बात कर रहे हैं लोअर कोर्ट की। लोअर कोर्ट को अगर इट अपीयर्स दैट द कोर्ट हैड नो जुरिस्डिक्शन, लोअर कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में अगर उनका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं था जहाँ उन्होंने जजमेंट दिया जिससे किसी की हानि हुई है, तो वो जो जुडिशियल ऑफिसर है वो एग्जम्प्टेड नहीं रहेगा टॉट से, टॉट की लायबिलिटी से, उस पर लायबिलिटी बनेगी टॉट के फिर, ठीक है। फिर इसी में यही चीज़ है इम्पॉर्टेंट कि भाई अगर ऐसे कोई एलिगेशंस हायर कोर्ट पे आते हैं, तो हायर कोर्ट पे आते हैं तो वो पर्सन जिसने एलिगेशन लगाया है उसके अगेंस्ट बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा, उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि किस तरीके से गलत होते हैं, ठीक है, उनकी उनकी ये जजमेंट्स या उनकी जजमेंट किस तरीके से गलत हुई है, ठीक है, ये पर्सन को प्रूफ करना पड़ेगा जिसने एलिगेशन लगाया हायर कोर्ट में, ठीक है। लेकिन लोअर कोर्ट में कोर्ट को प्रूफ करना पड़ता है कि भैया ये मेरा ही जुरिस्डिक्शन था जहाँ मैंने काम किया, ठीक है। आगे बढ़ के देखें तो इंडिया में ऐसा है कि हायर और सबऑर्डिनेट कोर्ट दोनों को ये इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है, जुडिशियल एक्ट की। तो उसके बाद अगर हम देखें आगे तो नेक्स्ट है, एक रिस्ट्रिक्शन है लेकिन इंडिया में, कि अगर हायर कोर्ट लोअर कोर्ट दोनों को मिल रहा है, लेकिन भाई गुड फेथ में करना चाहिए जजेस ने इंडिया में।
हालांकि इंग्लिश लॉ में ऐसा था कि वो मलाइस भी अगर है, बैड फेथ में भी उन्होंने किया है तो हायर कोर्ट का है तो वो चल जाता था, लोअर कोर्ट में बस जुरिस्डिक्शन उनका होना चाहिए, ये प्रूफ करना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ सीधा सीधा ऐसा है कि हायर कोर्ट, यानी इंडिया की बात कर रहे हैं हम, कि हायर और सबॉर्डिनेट कोर्ट दोनों को ये इम्यूनिटी मिली है, दोनों ही अपनी एक्टिविटी करते समय उन पे अगर कुछ ऐसा किसी पे आ जाए तो उन पे टॉट नहीं लगता। लेकिन ये इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है इंडिया में कि भैया उनको जब ये इम्यूनिटी मिलती है तो जज ने जो भी किया है, जो भी डिसीजन दिया है, वो गुड फेथ में दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया जुडिशियल एक्ट का। आगे हम ज़रा बढ़ के देखें तो मुझे लगता है यहाँ पे आगे देखेंगे तो आई थिंक क्वासी जुडिशियल, यस, क्वासी जुडिशियल में भी बहुत सिंपल है। यही सारी जो चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, ये इस तरीके की इम्यूनिटीज़ मिलती है यूनिवर्सिटीज़ को, क्लब्स को और मेडिकल काउंसिल को। ठीक है, ये जो अथॉरिटीज़ होती है, इन अथॉरिटीज़ को भी पावर होते हैं अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाने के, और ये लेजिस्लेचर के थ्रू मिला है ये पावर उनको अपने खुद के लिए रूल्स बनाने का। तो उसके बाद ये जो पावर्स इनको मिला है रूल्स रेगुलेशंस खुद के बनाने का और एडमिनिस्टर करने का, उसी को बोला जाता है क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। तो अभी देखिए वो भी एक प्रकार से डिफेंस कैसा है, आगे देखेंगे कि क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी जिनके पास है वो लोग सिविल लाइबिलिटी से वो भी इम्यून होते हैं, यानी टॉर्ट वगैरह से वो भी, उनको भी इम्यूनिटी मिलती है अगर उन्होंने प्रिंसिपल फॉलो किया है नेचुरल जस्टिस का। देखिए यहाँ मेन कीवर्ड है नेचुरल जस्टिस का। क्वासी जुडिशियल एक्ट में ये सारी जो बॉडीज़ होती है इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद के बनाने का एक तो अधिकार है। अगर उन्होंने भी कोई ऐसी एक्टिविटी की है जो सिविल लाइबिलिटी लाती है, उन पर उनको भी इम्यूनिटी है। कब? अगर उन्होंने नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो किया है तो। ठीक है, तो अभी वो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल कैसा है वो हम देखेंगे। देखिए एक केस है इसमें, एंडिव वर्सेस मैथ्यूचल। इसमें ऐसा हुआ था मैथ्यूचल में कि एंडिव वर्सेस मैथ्यूचल में कि इफ़ दे एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी इस केस में बताया गया था कि अगर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी अगर नेचुरल जस्टिस के हिसाब से काम करती है, उसके प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम करती है, तो वो टॉर्ट्स की लाइबिलिटी से एग्जेम्प्टेड रहेंगी। एंडिव वर्सेस मार्डुचल में, ठीक है, तो एंडिव वर्सेस मार्डुचल में क्या बताया गया था कि अगर अथॉरिटी अपने नेचुरल प्रिंसिपल से काम करती है तो वो एग्जेम्प्टेड रहेगी लाइबिलिटी इन टॉर्ट से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट उसमें ऐसा है, एक और आप आगे बढ़ के देखेंगे तो वहाँ हमें दिखेगा ये एक प्रिंसिपल इसमें क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट वाला, कि इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज़ दैट द एम्प्लॉयज सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड। अब देखिए ये मैंने बताया जैसे क्लब्स, यूनिवर्सिटीज़, ये खुद जजमेंट दे सकती है, किसी एम्प्लॉई ने कुछ गलत काम किया तो उनको निकाल देना वगैरह, तो उसके रिलेटेड ही एक दिया है यहाँ पे नेचुरल जस्टिस, कि एम्प्लॉय की सर्विस टर्मिनेट की जा सकती है इंस्टीट्यूशन बॉडी से, यानी कि यूनिवर्सिटी की बॉडी हुई या क्लब की हुई, उनको बाहर भी निकाला जा सकता है ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो नेचुरल जस्टिस के लिए एग्जांपल बताया है, एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताया है कि अगर एम्प्लॉयज़ की सर्विस को टर्मिनेट किया जाना है या मेंबर्स को निकाला जाना है बॉडी में से, इंस्टीट्यूशन से, या वही क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी, क्लब वगैरह इन सब से, तो नीचे की कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। एक तो पहले कि एक्ट शुड बी डन इन गुड फेथ, नंबर एक। नंबर दो कि द फुल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज गिल्ट बी गिवन टू हिम, यानी अगर उसने कुछ गलती की है तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसे कंप्लीटली देनी चाहिए उसको निकालने से पहले। यानी हम क्या बात कर रहे हैं क्वासी जुडिशियल एक्ट में, ज़्यादातर इसमें क्या जजमेंट लिए जाते हैं, अथॉरिटीज़, क्लब्स वगैरह में निकाल दिया जाता है किसी को नौकरी से, तो उसके रिलेटेड प्रिंसिपल बताया गया है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, कि भाई किसी को सर्विस से अगर टर्मिनेट करना है तो नीचे की चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। पहले तो एक्ट शुड बी डन इन गुड फेथ, दूसरा फुल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज गिल्ट टू बी गिवन, उसकी जो गलती है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उसे देनी चाहिए। तीसरा है कि रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी उसे देनी चाहिए उसकी गिल्ट को समझाने की, या उसकी जो अगर वो निर्दोष है तो उसे वो समझाने की, ये पूरी अपॉर्चुनिटी उसे देनी चाहिए। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसीलिए। तो उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आगे बताया है कि एक केस बताया है, सेम है ऐसा ही जो ऊपर के तीन मेन कंडीशंस थे, मतलब किसी को क्लब से निकाल दिया गया था तो एक्शन ऑफ द क्लब वॉज हेल्ड टू बी इलीगल, तो उनका जो एक्शन था क्लब से निकालने का वो इलीगल ठहराया गया था। क्यों? क्योंकि क्या था कि उसको नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किए थे उन्होंने। नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किए थे मतलब क्या है, देखिए इंस वर्सेस विली का केस है। इंस वर्सेस विली के केस में ऐसा हुआ था, क्लब ने निकाल दिया था किसी को, नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया था, यानी उसको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी अपनी
अपना पक्ष एक्सप्लेन करने का। तो इसीलिए क्वासी जुडिशियल एक्ट में मेन है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस में वही सर्विस के बारे में आप बताएंगे कि सर्विस से अगर किसी को निकाल दिया जाए तो ये 3 चीज़ें मेन फॉलो करनी चाहिए। कौन सी 3 चीज़ें? कि भैया वो जो आपने उसको निकालने का काम किया है वो गुड फेथ में किया है, फुल इन्फॉर्मेशन उसे दी है, या रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसे दी है। ठीक है। तो इसके अलावा आपको अगर इसमें ध्यान रखना है तो मेन चीज़ इसमें क्या है कि क्वासी जुडिशियल में आपने देखा कि हाँ, इसमें यही था कि अब्यूजिव लैंग्वेज उसने किया था उस मेंबर ने, तो उसको निकाल दिया गया था। तो लेकिन उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी और फुल इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई थी इनिस वर्सेस विली के केस में। तो इस वजह से उसकी जो एक्ट थी ये क्लब की, वो मानी गई कि ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, इसीलिए उनको डिफेंस नहीं मिला, सिविल लाइबिलिटी उन पर आ गई थी। ठीक है। तो हमने वो देखा। उसके बाद हम क्विकली एक बार देख लेते हैं जो हमने देखा, उसमें से हमें कुछ समझा गया। यूनिवर्सिटी कम्स अंडर जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल, चेक या फिर बोथ। यस यू आर राइट, जुडिशियल में आएगा ये। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कलेक्टर कम्स अंडर जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल या फिर बोथ। एक्चुअली जुडिशियल में आता है ये, तो हमने ये देखा था कलेक्टर कम्स अंडर जुडिशियल। नेक्स्ट फिर उसके बाद हम देखेंगे इनिस वर्सेस विली इज़ द केस ऑफ, क्या जुडिशियल का केस है, क्वासी जुडिशियल का है, क्लब ने निकाल दिया था उसको, और क्लब ने निकाल दिया था और उसको चांस नहीं दिया, फुल इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया उसे कि क्यों निकाला जा रहा है। गाली गलौज के मामले में, अब्यूजिव लैंग्वेज के मामले में निकाला था, उसको फुल इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी, डायरेक्ट निकाला गया और उसे चांस भी नहीं दिया गया बोलने का। ठीक है। तो ये क्वासी जुडिशियल में था। फिर उसमें और आगे कुछ है देखने लायक आपको? नहीं, बस थैंक यू आपने वीडियो देखा उसके लिए। और लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, और कुछ कमेंट हो आपके तो वो कीजिए ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।